गुड इवनिंग बच्चों। इस वीडियो में मैं कक्षा 12वीं का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ठीक है, तो देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं। निरक्षीय स्थिति, पहले मैं द्विध्रुव बनाऊंगा। ठीक है, द्विध्रुव ये हो गया। द्विध्रुव मतलब कि दो ध्रुवों का एक निकाय जिसमें एक रहेगा पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो इसको हम माइनस क्यू और इसको प्लस क्यू लिखते हैं। दोनों का मध्य बिंदु O हो गया। ठीक है, इसका ये बिंदु A हो गया और ये B हो गया। अब यहाँ निरक्षीय स्थिति की बात हो रही, मतलब कि यहाँ पे एक बिंदु P होगा। इसके निरक्ष में मतलब इसके लंबवत ये इसका डिस्टेंस बना दिया, यहाँ से हमने r मान लिया। ठीक है, जैसे कि पहले माना था r, वैसे ही यहाँ इसके लंबवत जो बिंदु है उसका भी डिस्टेंस r मान लिया और इसको हम मिला देते हैं। सीधा थोड़ा सा तिरछा हो गया। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा। अब आप देखें यहाँ बिंदु P है, तो मैंने जैसा बताया था अक्षीय स्थिति में कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र जो है वो दूर की ओर होगा। ये प्लस क्यू आवेश है तो ये होगा इसका डायरेक्शन इस तरह। इसका डायरेक्शन है E1 का डायरेक्शन। ठीक है, E1 का डायरेक्शन है और E2 का डायरेक्शन जो है मतलब माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उसी की तरफ होती है, यानी कि E2 हो गया, ये हो गया। अब देखिए आप यहाँ पे एंगल बन रहा है। एंगल कैसे बनेगा देखिए, मैं पहले बना देता हूँ तब आपको बताता हूँ। ये हो जाएगा E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। यहाँ पे थीटा बनेगा और इधर पे बनेगा। ये सीधा जो है बिल्कुल सीधा ऊपर की ओर हो जाएगा। ये E1 sin थीटा और नीचे E2 sin थीटा। अब आप देख सकते हैं, पहले तो आप चित्र समझेंगे कि ऐसा जो बना हुआ है, जो चीज़ें मैंने बनाया वो क्यों है, कैसे बना दिया। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। पहली बात तो ये द्विध्रुव है, माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से बनता है। इसकी लंबाई 2l। ठीक है, अब इसके लंबार्धक पर, लंबार्धक यानी इसकी अनुप्रस्थ स्थिति में, अर्थात इसके अक्ष में नहीं है, अक्ष के लंबवत है बिंदु P। यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने बताया आपको ना कि प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उससे दूर होगी। तो ये हो गया E1, ये समझ में आया। और माइनस क्यू की ओर विद्युत क्षेत्र होता है, प्लस क्यू से दूर होता है, दूर होती है उसकी दिशा, और माइनस क्यू की ओर होती है। तो देखो माइनस क्यू की ओर है E2। अब E1 यहाँ पे है, तो आप देखिए जब भी कोई दो समांतर रेखाओं को कोई रेखा काटती है तो एंगल बनता है, उसको बोलते हैं एकांतर कोण। तो देखो एक तो ये हो गया द्विध्रुव यहाँ है और दूसरी रेखा ये मान लिया, उसको ये रेखा काट रही है, मतलब ये ऐसे काटेगी। कितनी भी समांतर रेखाओं को अगर कोई रेखा काटती है तो ये पूरे एंगल एक बराबर बनते हैं, ये वाले सभी एक जैसे बनेंगे। ठीक है, ऐसे ये भी एक जैसे बनेंगे पूरे। तो हम इन एंगलों की बात करें, ये देखो एंगल इसका बना थीटा, क्योंकि ये दो समांतर रेखाएं, एक जो हमने यहाँ मान लिया ये इस तरफ और दूसरा ये जो द्विध्रुव के लिए था, ये दो समांतर रेखाओं को ये रेखा काट रही, तो ये एंगल और ये एंगल एक बराबर होगा। ये एंगल कैसे डिसाइड हुआ, ये इसके कारण हुआ, जितना एंगल यहाँ बन रहा है, क्योंकि ये तो था ना अपने पास, क्योंकि हमने जब बनाया द्विध्रुव तो ये एंगल मिल गया हमको। तो इसको और इसको जब ये रेखा काट रही है तो ये सभी एंगल एक जैसे होंगे, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। तो ये तो समझ में आया कि ये एंगल क्यों बना। अब ये जो एंगल है वो बिल्कुल उसके
बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? देखिए, इसलिए बराबर होगा क्योंकि ये और ये दोनों भुजाएं जो है वो कैसी हैं? समबाहु। ये कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज, सॉरी, समद्विबाहु त्रिभुज। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो देखो, यहाँ पे ये वाली भुजा को ऐसे मिला दो, तो अब ये जेड जैसे बन गया, और जब जेड बनता है तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल क्यों है थीटा, क्योंकि इसके कारण है ये। वही चीज है जो मैंने भी बताया कि ऐसे है तो ये रेखा काट रही तो ये एंगल बराबर। अब यहाँ पे भी दो समांतर रेखाएं होंगी, ये और ये, तो यहाँ एक रेखा ऐसे काट रही है। ठीक है, तो ये वाला कोण और ये कोण बराबर हो गया, मतलब ये कोण इस कोण से ये वाला कोण बन गया और इस कोण से ये कोण। समझ में आया? ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं फिर से कोशिश करूंगा समझाने की। तो ये दोनों एंगल मिले। अब देखिए, जो एक बात और मैं आपको बता रहा हूँ पहले, क्योंकि देखिए इस व्यंजक में अगर आपको चित्र समझ में आ गया तो ये व्यंजक बहुत ईजी है, क्योंकि यही समझ में नहीं आता बच्चों को कि ये E1 ऊपर क्यों है, E2 साइन थीटा नीचे क्यों है, ये E2 इधर क्यों है, ये इधर क्यों है, ये इधर क्यों है। तो आप ये समझ गए कि एंगल कैसे है। अब एंगल समझाने का मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मालूम होगा कि बिना आधार के कोई कोण बनता है क्या? अगर हम चांदा लेते हैं, चांदा से हमको कोण बनाने के लिए बोला गया, चांदा हमने लिया, जब हम कोई एंगल बनाते हैं चांदा से तो पहले यहाँ पे एक रेखा खींच लेते हैं, पहले उसके नीचे बेस बना लेते हैं। ठीक है, पेंसिल से ये लाइन खींचा, क्योंकि अगर ये नहीं खींचेंगे और हम यहाँ से एंगल देख के हमने लिख लिया कि 60 डिग्री के एंगल में टिक कर दो आप, और उठा दिया आपने, तो जब आपने बेस नहीं बनाया तो एंगल कहाँ से बनेगा? हमने बेस बनाया, इसके बाद 60 डिग्री का एंगल चाहिए तो यहाँ टिक लगा दिया, चांदा उठा दिया, चांदा उठाएंगे तो यहाँ पे ऐसा बेस बना होगा, तो हम इसको ऐसे मिला देंगे, ये बन गया हमारा 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो कोण बनाने के लिए आपको आधार की जरूरत है ना। कोण बिना आधार के बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो इसीलिए आधार का मतलब होता है यहाँ पे कॉस। ठीक है, जैसे कि लंब का मतलब होता है साइन, तो इसीलिए साइन अपॉन कॉस क्या हो जाता है? tan। tan इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसीलिए कॉस का मतलब आधार है, साइन का मतलब है लंब। तो यहाँ पे बात ये है कि ये कॉस थीटा वाले घटक क्यों हो गए? देखो, E1 का घटक कॉस थीटा वाला, E1 जो है दो भागों में बट गया। जब एंगल बनता है ना तो कोई भी वेक्टर जो है दो भागों में बढ़ जाता है, दो घटकों में, तो उसका क्षैतिज घटक वहां होता है जहां बनता है कॉस थीटा। और ये जरूरी नहीं कि क्षैतिज घटक हमेशा कॉस थीटा रहे, वो डिपेंड करता है इस बात पर कि कोण कहाँ बन रहा है। जहां कोण बनेगा वहीं कॉस थीटा, अगर कोण ऊपर बन रहा होता तो वहां कॉस थीटा। तो E1 का कॉस थीटा भी इधर और E2 का कॉस थीटा भी इधर। E1 का साइन थीटा जो होगा, देखो कॉस थीटा और साइन थीटा एक दूसरे के लंबवत ही होंगे, क्योंकि लंब बटे आधार। तो कॉस थीटा वाला इधर हो गया, E1 इधर है, इसका कॉस थीटा इधर हो गया, साइन थीटा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा ऊपर हो गया, क्योंकि ये नीचे थोड़ी ना हो सकता है, जिस तरफ E1 है उसी तरफ रहेगा वो, है ना। E1 जब इधर है तो उसके जो घटक हैं वो उसी के डायरेक्शन में होंगे, उसी एरिया में। ऐसा नहीं हो सकता कभी कि ये इधर चला जाए, है ना। परिणामी सदिश ये है, ये उसके घटक हो गए। समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ा सा कठिन है ये बातें, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। नहीं आप सोचेंगे इतना टाइम तो सर ने चित्र ही में लगा दिया, क्योंकि आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो इसका मतलब आपको व्यंजक रटना पड़ेगा, और अगर आप व्यंजक रटेंगे तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, ये आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको समझें, ये दोनों E1 के दोनों घटक एक ही तरफ होंगे, उसी के साइड। तो ये हो गया आधार वाला कॉस थीटा, और साइन थीटा बचा जो कि लंबवत होता है वो ऊपर हो गया। E2 के लिए देखें, इसका भी कॉस वाला जहाँ कोण बन रहा है ये इस तरफ चला गया, ये नीचे वाला है, ऊपर वाला है E1 कॉस थीटा, नीचे वाला E2 कॉस थीटा। और इसका जो साइन थीटा देखो, जब E2 इधर है, इसका E2 कॉस थीटा वाला इधर हो गया, तो साइन थीटा जाहिर सी बात है नीचे ही रहेगा, तो इसीलिए E2 साइन थीटा होगा नीचे। ये अब आप चित्र में ध्यान से देखें, अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से देखिएगा। चूंकि E1 और E2 दोनों के कॉस थीटा वाले घटक एक ही डायरेक्शन में हैं, इसीलिए ये आपस में जुड़ जाएंगे
और यही हमें परिणामी तीव्रता प्रदान करेंगे। लेकिन अब हम सोचें कि साइन थीटा वाले कहाँ गए, तो देखो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट हैं, अपोजिट केवल डायरेक्शन में है ये, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है। तो जब किसी सदिश का दिशा जो है विपरीत रहे और परिमाण बराबर रहे, दिशा एक दूसरे के विपरीत हो, परिमाण बराबर हो, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो इनका जो रिजल्टेंट है, मतलब इनका परिणामी सदिश, वो 0 प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो इनका काम खत्म, बचा E1 cos थीटा E2 sin थीटा, यही दोनों जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदान करेंगे। इसीलिए मैंने इतना टाइम लिया ये समझाने में, क्योंकि अगर ये बात समझ में आएगी तो व्यंजक तो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, एक चीज़ और थोड़ा सा करना है, ये वाली भुजा का मान निकालना और इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखो ये दोनों एक बराबर है, कौन कौन से, AOP ले लो आप, चाहे BOP ले लो, ये दोनों त्रिभुज एक बराबर हैं, समकोण त्रिभुज है। किसी एक का वैल्यू निकाल लो तो दूसरे का उसके बराबर होगा। समकोण त्रिभुज AOP में पाइथागोरस सूत्र से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग यानी AP स्क्वायर, लंब यानी कि OP स्क्वायर, और प्लस आधार यानी कि OA स्क्वायर। वैल्यू रख दो आप, OA स्क्वायर का तो वैल्यू निकालना है, OP मतलब कि R स्क्वायर, और ये हो गया R स्क्वायर। तो OA का वैल्यू हमको मिल गया, OA स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया ये। ठीक है, और OA का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, जो कि हमको यहाँ पे लिखना है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब चूंकि मैंने बताया ना कि OA और OP एक बराबर है, सॉरी OP और ये OP है यार, सॉरी AP है, AP। अब देखो AP और BP दोनों भुजाएं बराबर हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम ये बोलेंगे कि AP और BP दोनों का मान एक जैसा होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर, मतलब कि AP बराबर BP बराबर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये याद रखें, क्योंकि अब इसका मान रखना है, यहाँ पे भी कोई चीज़ होगी, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब अपन आते हैं व्यंजक में, प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4π0 Q अपॉन क्या होगा, प्लस Q से दूरी कितनी है, dp स्क्वायर लिख दिया, और 1/4π0 Q bp स्क्वायर का वैल्यू कितना है, bp और ap दोनों का वैल्यू वही है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हम लिखते हैं माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू कितना होगा, 1/4π0 और Q अपॉन कितना लिखेंगे, AP स्क्वायर, AP स्क्वायर लिखा, और AP स्क्वायर का मान वही, क्योंकि ये बराबर है Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ ना, ये दोनों देखिए। अब हम लिखते हैं परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, थोड़ा सा एक लाइन लिख देंगे, क्योंकि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा का परिमाण तो बराबर है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए इनका परिणामी सदिश शून्य होगा, ये एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इतना आप लिख दीजिएगा। तो चलो लिख देते हैं, चूँकि E1 साइन थीटा एवं E2 साइन थीटा परिमाण में बराबर, किंतु शुद्ध हिंदी के वर्ड लिखना है अपन को, फिजिक्स विशिष्ट हिंदी के शब्दों से मिलकर बनी, परिमाण में बराबर किंतु
विपरीत दिशा में है, अतः ये दोनों अतः इनका परिणामी सदिश शून्य होगा। लेकिन E1 cos थीटा तथा E2 cos थीटा एक ही दिशा में होने के कारण देखिए, ये सब थ्योरी लिखना नहीं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं परिणामी तीव्रता, ठीक है, जो अभी मैं लिखूंगा, ये आपके समझने के लिए। एक ही दिशा में होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में जुड़कर परिणामी तीव्रता प्रदान करते हैं, ठीक है। इसलिए E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लिखते जाएं। E1 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। सेम यही वैल्यू होगा E2 का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर एंड cos थीटा। सेम है ना, देखो एक जैसा हो गया, तो एक और एक दो जुड़ गया, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर cos थीटा। अब एक चीज़ और मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, cos थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालें। cos थीटा कहीं से भी, चाहे इस त्रिभुज में चाहे इसमें, cos थीटा है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? OA, कर्ण क्या है? AP। OA मतलब कि L, जब ये पूरा 2L है तो ये L होगा, L अपॉन ये रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये cos थीटा है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ध्यान रखेंगे। cos थीटा का वैल्यू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर यहाँ पे रखना है, तो कितना हो जाएगा? E 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2Q cos थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये इसको लिख दो पहले। cos थीटा का वैल्यू L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, रूट है, रूट को हम लिख सकते हैं पावर ऑफ 1/2। किसी भी राशि की घात वर्गमूल का मतलब है घात 1/2। अब अपन इसको और सरल कर लेते हैं, Q इंटू 2L कर देते हैं, Q इंटू 2L, क्योंकि इसका मान हम P रख देंगे, और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, इसकी घात 1 है और ये 1/2 है। आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। आधार अगर m है और आधार 1 है, और मतलब कि x की पावर 1 है और x की पावर 1/2 है, तो कितना हो जाएगा? x की पावर 1 प्लस 1/2, यानी एक में आधा जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1.5 यानी कि 3/2 हो गया ना। 3/2 जुड़ जाएगा तो 1 प्लस 1/2 यानी कि x की पावर 3/2। तो ये जो है इसकी पावर 1 है और इसकी पावर है 1/2, तो ये जुड़ जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। लेकिन Q इंटू 2L कितना होता है? P। तो वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब मैं फिर से वही चीज़ लिखता हूँ, चूँकि L स्क्वायर इज मोर लेस देन R स्क्वायर, अर्थात L स्क्वायर R स्क्वायर से छोटा है। क्यों छोटा है? मैं आपके पिछले व्यंजक को बता चुका हूँ कि बहुत छोटी राशि का वर्ग करने पर और छोटी हो जाती है, बड़ी राशि का वर्ग करने पर और बड़ा। L छोटा है इसलिए वर्ग होगा तो और छोटा होगा, R बड़ा है तो उसका वर्ग करने पर और बड़ा होगा। अतः L स्क्वायर को नगण्य मानने पर, नगण्य यानी 0 मान लेंगे, कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P अपॉन R की पावर यहाँ 2 है और यहाँ 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? R की पावर 3 आ गया, न्यूटन अपॉन 2। ये आपका प्रूफ हो गया। अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हुआ था वो यहाँ देखो पूरा सेम था, केवल एक ही अलग था, वो था 2P/R की घात 3।
जबकि यहाँ कितना आया है, P बटे R की घात 3। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तुलना में अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र जो है वो 2 गुना प्राप्त होता है, क्योंकि वहाँ 2P था, यहाँ पे R केवल P बटे R की घात 3। ठीक है, तो इस व्यंजक को आपने समझा होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्यंजक है। चित्र आप अच्छे से बनाएं और जो भी लिखा हुआ है वो क्यों लिखा है ये आप समझने की कोशिश करेंगे। अगर रटेंगे नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी है कि आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगा कि ये डायरेक्शन क्यों है, ये कैसे आए, ये सब चीज़ें आप जानने की कोशिश करें, तभी फिजिक्स पढ़ने का मतलब है। नहीं तो आप ये रटेंगे, ये डेरिवेशन आपसे नहीं बनने वाले। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। 1-2 बार आप देख करके प्रैक्टिस करें, बहुत आसान लगेगा।